गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में प्लेन स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम क्लास 12 में प्लेन स्टडी करना है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। बट आपको थोड़ा सा बता दूँ कि क्लास 10th में भी ऑलरेडी हम प्लेन पढ़ चुके हैं। बट वहाँ प्लेन कैसे होते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते थे, समथिंग इस क्यूब को देख लो, अगर समथिंग दिस एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, तो वहाँ हम क्लास 10th में केवल 2 डायमेंशन पढ़ा, मैंने एक्स एंड वाई, तो इस प्लेन को क्या कहोगे, एक्स वाई प्लेन। जब हम 11th में गए तो हमने 3 डायमेंशन स्टडी किया। कौन कौन से, जैसे इसी क्यूब को देखो, दिस ईयर एक्स वाई एंड दिस जेड। तो ये एक्स था, ये वाई था, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। ये आपको क्या था, जेड, सो एक्स एंड जेड, देन दिस एक्स जेड प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन हो गया। ये क्लास 11th में हमने स्टडी की। बट 12th में क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो ना तो इस वाई जेड के पैरेलल होगा, ना तो इसके एक्स जेड के पैरेलल होगा, और ना एक्स वाई के पैरेलल होगा। जिसका मतलब वो कैसे जाएगा, वो ऐसे, जैसे देखो ये क्यूब है, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, तो वो कहीं ऐसे कट करते हुए जाएगा। देखो ऊपर एक्स, ये वाई था, एक्स वाई को कट कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे चाकू से काट दो इसको, क्लियर। तो ये एक्स वाई को कट करेगा और इसको जेड को कट करेगा, यानी तीनों प्लेनों को कट करता हुआ जाएगा। तो कोई जरूरी है कि तीनों प्लेनों को कट करे, तो मुझे ऐसे प्लेन के क्वेश्चन निकालने हैं। समझ में आ गया, यानी वो एक्स वाई जेड वाला नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस प्लेन के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लेन के क्वेश्चन हम कब कब फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी क्लास 12 में 3 कंडीशंस दिए गए कि अगर वो 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन गिवन है तो आप प्लेन के क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले उन कंडीशन को हम देख लेते हैं क्लास 12 के अकॉर्डिंग। मैंने लिख दिया, ये प्लेन इक्वेशन इज डिटरमाइंड इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन, यानी इन तीनों में से 3 स्टेप में से कोई एक अगर आप जानते हैं तो प्लेन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या है, पहले समझ लो कि द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है उसके एक नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए। कैसा वेक्टर पता होना चाहिए, जिसका प्लेन का इक्वेशन निकालना है उस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर दिया होना चाहिए। समझ में आ गया। जैसे सपोज कर लो कि ये प्लेन निकालना है तो उसके एक नॉर्मल वेक्टर पता होनी चाहिए, और जो सेंटर हो एक्स वाई जेड एक्सिस का जो सेंटर होगा वहां से उस प्लेन की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। समझ में आ गया, तब आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। दूसरा कह रहा है कि या हम प्लेन के क्वेश्चन तब फाइंड कर सकते हैं जब वो प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा हो। क्या कर रहा हो, एक पॉइंट से पास कर रहा हो, और दूसरी चीज कोई डायरेक्शन दिया हो, उस डायरेक्शन के जो प्लेन हो क्या, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या था, एक पॉइंट दिया हो और एक कोई डायरेक्शन दी हो, उसके प्लेन कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, तब फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज में क्या कह रहा है, इट पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इट मींस 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो एक ही प्लेन में नहीं आते हो, अलग अलग प्लेन में आते हो, तब आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये तीनों कंडीशन मैंने बता दी। अब आइए फर्स्ट कंडीशंस पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखें, जो पहला कंडीशन मैंने बताया कि अगर ये पता होगा क्या कि नॉर्मल टू द प्लेन, यानी प्लेन की एक नॉर्मल वेक्टर पता है आपको, और सेंटर से उस प्लेन की डिस्टेंस पता है, तो इस तरह से जो इक्वेशन आप फाइंड करोगे उसको हम क्या कहते हैं, देखो यहां मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी प्लेन का जो इक्वेशन वो निकलेगा उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम स्टडी करते हैं। क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कोई प्लेन है और उसका नॉर्मल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, किसी प्लेन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मैंने क्या माना कि लेट ए प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज d। तो मैंने यहां थोड़ा फिगर डायग्राम बना दे रहा हूं, देखो ये ओके, दिस हियर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस मैंने माना। अब यहां जो प्लेन फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो कैसे होगा। मैंने कहा x y z तीनों एक्सिस को कट करेगा, तो सपोज हियर दिस प्लेन इक्वेशन, इसी प्लेन के इक्वेशन आपको पता करना है। तो यहां पहले ही मैंने मान लिया कि ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है। अब 3 डायमेंशन है तो यहां आपको दिखा नहीं सकता, जैसे एक क्यूब है, क्यूब, ये क्यूब देखो,
तो अब इट मींस ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो वो प्लेन ऐसे कट करते हुए जा रही है, ऐसे देखो, ये ऐसे क्रॉस करते जा रही है। तो ये सेंटर हो गया, तो यहाँ कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो उस पॉइंट को मैंने मान लिया कि सपोज करो ये जो प्लेन है ऐसे दिख रहा है आपको प्लेन, उस प्लेन पर एक कोई पॉइंट है ये, ओके। और यहां अब भाई ये प्लेन है, तो अब ये सेंटर है, तो सेंटर से यहां आए या कहीं आए, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कर ली मैंने कि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी हो गई। ये जो पॉइंट है इसी प्लेन पर आता है, ये पॉइंट मैंने जो माना n मैंने मान लिया, इस n पॉइंट को कहां लिखा मैंने, इस प्लेन पर लिखा, यही प्लेन है यहाँ। और इसकी o ये सेंटर हो गई, डिस्टेंस मैंने d मान ली। दूसरी चीज और मैंने लिखा n इज द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है d, ओके, ये पॉइंट। और ON ये जो वेक्टर है इसको मैंने n वेक्टर मान लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस प्लेन से, तो इस वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर लिखोगे उसको मैंने n मान लिया। तो n भी कैसा होगा भाई, परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया किसके, इस प्लेन के। और फिर मैंने क्या किया, n कैप निकाल लिया। तो ये कैप क्या होगा, n ही वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि कैप को मैंने बताया आपको कि यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। n कैप इज द यूनिट वेक्टर रिलेशन टू n वेक्टर। तो इसका मैंने फिर n कैप निकाल लिया। आपको समझ में आ गया n वेक्टर क्या है, n कैप भी पता चल गया आपको। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तब इस इक्वेशन का जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। तो इसका जो इक्वेशन लिखोगे स्टूडेंट्स, ये लिखोगे आप r डॉट n कैप इक्वल टू d। ठीक है, n आपको पता चल गया कि n क्या था, नॉर्मल वेक्टर था किसके, उस प्लेन के। और n कैप उसी वेक्टर के n कैप आप निकाल लोगे, तो कैप कैसे निकालते हो, n वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। और r क्या है यहां दिमाग में रखना है। अब इसी प्लेन पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया p, उसका कोऑर्डिनेट लिखा x y z। तो आपको इसके पहले वीडियो, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया मैंने कि वेक्टर फॉर्मेट पे कभी भी r आए तो r का यानी जो पोजीशन वेक्टर जो रिजल्टेंट ओपी निकलेगा, यानी r जो वेक्टर होगा वो हमेशा आप लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और ये जो n वेक्टर था ai प्लस bj प्लस ck होगा। abc क्या है, इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। लेकिन जब आपने n कैप लिखा तो आप जानते हो n कैप कैसे फाइंड किया जाता है। तो जब किसी भी वेक्टर का आप कैप निकालते हो तो आप लिखते हो a अपान, बिकॉज जो फार्मूला आप यूज करते हो मैंने यहां लिखा था n अपान मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n क्या आएगा, इसको अगर अलग से लिखोगे तो a अपान मैग्नीट्यूड ऑफ दिस i प्लस b अपान मैग्नीट्यूड ऑफ n j एंड प्लस c अपान मैग्नीट्यूड ऑफ दिस k। तो इसे मैंने कहा था डायरेक्शन कोसाइन आप कहते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन को मैंने LMN से भी इन दिस ईयर LMN, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन को आप LMN से रिप्रेजेंट करते हो। तो जब n कैप मैंने बना दिया तो यहां जो n कैप होगा वो क्या होगा, Li प्लस mj प्लस nk। ठीक है, एलिमेंट की वैल्यू मैंने कहा आप निकाल सकते हो, इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज में हमने लोगों ने सॉल्व किया। तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। इंपॉर्टेंट यही होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है और n जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो आपको उस लैंग्वेज से, यानी क्वेश्चन अगर लैंग्वेज टाइप से दिया है तो वहां n को फाइंड करना कंपलसरी होता है। फाइंड कर लिया, रख दिया हो। लेकिन ये प्लेन का इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है, ये है आपका वेक्टर फॉर्मेट। अब इसका एक कार्टेशियन फॉर्मेट भी होता है। तो कार्टेशियन फॉर्मेट क्या है, r की वैल्यू मैंने यहां बता दी xi प्लस yj प्लस zk, और xyz उसी प्लेन पर एक कोई पॉइंट होगा जो xyz एक्सिस को शो करेगा। n कैप मैंने बता दिया, नॉर्मल वेक्टर जो होगा उसका कैप निकालोगे, लिख दोगे नॉर्मल वेक्टर हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो डॉट में मल्टीप्लाई करना है तो जानते हो आप i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k। तो डॉट के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका देखो मैं कार्टेशियन फॉर्मेट लिखने जा रहा हूं। तो देखो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं
कार्टेशियन फॉर्म। तो जब r डॉट n स्टूडेंट्स करोगे तो यहां जो मिलेगा आपको xl प्लस ym प्लस zn इक्वल टू क्या लिखोगे t। ओके, अब यहां स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टडी करनी है। क्या? अब यहां ध्यान से सुनो इस बात को कि जब कोई प्लेन का इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्मेट में दिया है और जस्ट उसी से आप कार्टेशियन फॉर्मेट में करते हो तो देन कोएफिशिएंट ऑफ x y z इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने कहीं लिखा r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 5। तो यहां स्टूडेंट्स अगर r की वैल्यू मैंने हमेशा बताई है कि आप xi प्लस yj प्लस z का लिखोगे। ये प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, याद रखना। अब हमें क्या करना है, इसका कार्टेशियन फॉर्मेट बनाना है। तो यू नो r हियर xi प्लस yj प्लस z की, तो इसका कार्टेशियन फॉर्मेट क्या लिखोगे? कार्टेशियन फॉर्मेट x 2x प्लस 3j 3y प्लस 4k इक्वल टू 5। तो यहां स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन है 2 3 एंड 4 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 5। ये कैसे लिखा समझ में आ गया? क्योंकि बस r x y z होता है। तो देखो जैसे इसके लिए लिखा n l m n था तो l x y m z है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि अगर पहले आपका वेक्टर फॉर्मेट ना दिया, कार्टेशियन फॉर्मेट दिया, जैसे एग्जांपल में यहां ये तो लिखा था, ये मैंने कन्वर्ट किया। एक ऐसे क्वेश्चन कोई लिखा हुआ है 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 7। ये कोई प्लेन के क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन ये किस फॉर्मेट में? ये आपका है कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो यहां कोई आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले तब क्या बताओगे? क्या 2 1 y कोएफिशिएंट क्या 1 2 1 3 बताओगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 बताओगे? नहीं, तब गलत हो जाएगा। यही चीज समझनी कि वेक्टर में दिया है तो जस्ट उसको जैसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हो, x y z के कोएफिशिएंट को आप क्या कहते हो? डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन जब कोई क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया है तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले इसको लिखो डायरेक्शन रेशियो है 2 1। ओके, 2 1 एंड 3। अब आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने कि अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? देखो डायरेक्शन कोसाइन है 2 अपान, अब देखो इन सब का स्क्वायर करो ऐसे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। तो 8 करो क्या आएगा 9 1 10 14। ठीक, तो हमने क्या किया 2 अपान रूट 14 लिखा एंड 1 अपान रूट 14 एंड 3 अपान रूट 14। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। अब कहोगे कि सर यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 7 होगा? नहीं, जब हम जो प्लेन की क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से अगर गिवन है कार्टेशियन फॉर्मेट में तो उसको पहले किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे? डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद जो इधर आएगा उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहां भी 7 नहीं कहोगे, ये डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकला? रूट 14 से डिवाइड करके। तो अगर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता करना है तो क्या करोगे? पहले x y z का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो, जो आए उसे सब में डिवाइड करो। जैसे अगर इसमें डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 2 अपान रूट 14 x प्लस y अपान रूट 14 प्लस 3 z अपान रूट 14 इक्वल टू 7 अपान रूट 14। ठीक, तो यहां जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 7 बाय रूट 14 होगा। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहा कि जैसे लिखा हुआ है कहीं 5x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 7। तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, प्लेन की क्वेश्चन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया तो क्या लिखोगे 7 अपान एक और चीज,
अगर यहाँ निगेटिव है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पॉजिटिव बन जाए। फिर क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा हुआ है तो 7 अपान क्या लिखोगे, रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 25 प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 4 प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 1। तो जो ऐड कर दो 7 अपान क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, 25 4 29 एंड रूट 30, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपके पास है, एक्सरसाइज 11.3। तो आइए उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई में हियर नॉर्मल वेक्टर, सो हियर n, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर को हम n कैप मानते हैं, देन 3i प्लस 5j माइनस 6k एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर d इज इक्वल टू हियर 7। तो यहां सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन लिखो। वी नो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या लिखते हो, और फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग था, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, यही आपको फॉलो करना है। n कैप यहां पहले पता कर लो। तो n कैप पता करने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा। आप लिख दो रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 6 स्क्वायर। तो सॉल्व करो स्टूडेंट्स, आएगा 9 प्लस 25 एंड प्लस 36 मींस आ जाएगा रूट 70। तो n कैप की वैल्यू क्या है, n दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, किसी भी वेक्टर का वेक्टर जब निकालना होता है तो उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। n वेक्टर क्या था, 3i प्लस 5 से माइनस 6 के डिवाइड बाय 70 रूट 70, सेपरेट करके लिख दो 3 अपॉन रूट 70i प्लस 5 अपॉन रूट 70j एंड प्लस माइनस 6 अपॉन रूट 70k। ओके, अब यही चीज उठा के यहां पुट कर दो, यानी इक्वेशन क्या मिल गया, r डॉट दिस n कैप, ओके, इट मींस 3 रूट 70i प्लस 5 रूट 70j एंड माइनस 6 रूट 70k इज इक्वल टू हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, 7। और अभी जो एग्जांपल बताया था इसका मतलब ये दिमाग में समझ के इसको भी रूट 70 से डिवाइड करेंगे, नहीं, नॉर्मल वेक्टर गिवन था पहले से तो उसका हम कैप निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। वो तो हम यहाँ तब डिवाइड करते थे जब वो ऑलरेडी पहले से इक्वेशन दिया होता था, जैसे इसमें इक्वेशन दिया है तो अभी वहां हम उसके लिए करते थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं जो एग्जांपल अभी आपको बताया। क्या था, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। ये प्लेन दिए गए, इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, करना है। तो देखो यहाँ n को नॉर्मल वेक्टर दिया था तब मुझे निकालना था, तब मैंने कैप निकाल के बता दिया। अब ये प्लेन के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, तो आपको भी एग्जांपल जो फॉर्मूला बता रहा था तो एग्जांपल भी बताया। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, r वेक्टर है xi प्लस yj प्लस z, देन नाउ x डायरेक्ट इनटू x प्लस y से मल्टीप्लाई करोगे y प्लस z इक्वल टू 2 आ गया। बस थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हो कि वेयर r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z। तो इसका देखो ये मैंने सामने सीधा लिख दिया, ओके। और इसका क्या आएगा, कार्टेशियन फॉर्मेट 2x प्लस 3y माइनस 4z इसका टू क्या आ जाएगा, समझ में आ गया। इसका भी देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू s माइनस 2t प्लस y 3 माइनस t प्लस z 2s प्लस t इक्वल टू 15। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk होता है, और हमेशा i डॉट i इक्वल टू 1 लिखते हो, j डॉट j 1 लिखते हो, k डॉट k 1 लिखते हो, बट अदर यूनिट वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो डॉट का तो 0 लिखते हो, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। बहुत सिंपल था, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। एग्जाम में आए तो भी सेम ऐसे ही आपको करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया था तो ऐसे ही करोगे। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो अभी मैंने वहां एग्जांपल इसके लिए भी बताया, 4 इक्वेशन दिए, लेकिन देखो यहाँ कहीं i j k नहीं दिया है, इसका मतलब है किस फॉर्मेट में, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में प्लेन का इक्वेशन।
तो कार्टेशियन फॉर्मेट में जब ये प्लेन का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो आपको पहले बताया मैंने कि जब प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हो तो जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियो कहलाएंगे। तो चलो इसको हम पहले बात करते हैं, ए के लिए बात करते हैं। ए क्या लिखा था, जेड इक्वल टू 2, ये प्लेन का इक्वेशन है। क्या है, प्लेन का इक्वेशन। एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर किसने कहा जेड इक्वल टू तो ये किस एक्सिस के यानी किस प्लेन के पैरेलल होगा। यहां एक्स और वाई है इसमें नहीं है, जीरो, एक्स वाई जीरो। इसका मतलब ये किस एक्सिस को इंटरसेप्ट करता होगा, जेड एक्सिस को केवल इंटरसेप्ट करता होगा, जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट करता होगा। तो अब ये क्वेश्चन सीधा सिंपल सा है आपका कि जेड इक्वल टू किस प्लेन के पैरेलल होगा, तो ये एक्स वाई के पैरेलल होगा। अगर यही मैं ऐसे कह देता कि x इक्वल 3, ये कोई प्लेन है, लाइन की क्वेश्चन है, ये प्लेन है x इक्वल 3, तो ये किस प्लेन के पैरेलल होगा, तो यहाँ y और z क्या है, 0, तो ये y z के पैरेलल होगा। समझ में आ गया, तो ओरल ऐसे बता दिया। खैर यहाँ मुझे क्या पता करना था, z इक्वल 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x 0 into x plus 0 into y plus 0 into z इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, यहाँ 1 लिखेंगे, इक्वल टू। तो यहाँ स्टूडेंट्स पहले आप क्या करो, रूट निकाल लो, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, पहले हमें x y z के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है और उसका रूट निकालना है। जो आएगा उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। क्यों, क्योंकि 0 0 0 और 1 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, कोसाइन निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 0/1x plus 0/1y plus z/1 इक्वल टू 2। ठीक, तो यहां स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, 2/1 आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, 1/1, क्योंकि यहां z का जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो इसके लिए जो हो गया डायरेक्शन कोसाइन हियर 1 एंड परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब सेम एज ये भी क्वेश्चन दिया है तो इसको भी थोड़ा सा सिंपलीफाई करके बता दे रहा हूं, फिर इन दोनों में से बता। जैसे 5y + 8 = 0 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाओ, यानी इसको ऐसे लिखोगे 5y = -8। अब कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -5y = 8। ये इक्वेशन आपका बना। तो इसमें क्या किया था, इसमें सबसे पहले अब x का कोएफिशिएंट 0 होगा, y का भी कोएफिशिएंट 0, y का नहीं, y का तो -5 है, z का भी 0 होगा। तो इसके जब स्क्वायर निकालोगे, देखो यहां मैं थोड़ा सा निकाल के बता दे रहा हूं, ये तो कंप्लीट समझ में आ गया। तो अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, जैसे यहां x का कोएफिशिएंट 0 होगा, y का हो गया -5 का स्क्वायर और z का हो गया 0 का स्क्वायर, रूट निकालो तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। तो चलो 5 से डिवाइड करो इसे, तो हो गया -5y/5 = 8/5। तो क्या आएगा, -y = 8/5। तो ये जो आया y का कोएफिशिएंट, ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन कोसाइन है -1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 8/5। जल्दबाजी में आप लोग कभी कभार क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप 5/8 बता देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखना है जब कोई एक ही कंपोनेंट दिया हो बस उसी से डिवाइड करो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 3z या 3y = 7 कह दिया, ठीक। तो इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन का पूछे, जब एक ही कंपोनेंट x y z में से कोई एक हो तो जो भी कोएफिशिएंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन इसमें कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन ऐसे 1 नहीं बताते हो, या मैं थोड़ा गलती कर दी क्या, क्योंकि भाई x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 होगा, y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 और z का क्या हो जाएगा, 0। तो इसको सबसे पहले लिख लिया करो, कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं प्लस x × 0 और फिर लिखते प्लस z × 0 = 8, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन कोई एक ही नहीं है, x y z तीनों कोऑर्डिनेट को बताते हैं। तो यहां जब कहोगे 0 -1 एंड 0, समझ में आ गया। तो जैसे 3y = 7 लिखा तो y का जो डायरेक्शन कोसाइन 1 आ जाएगा, और जब यहां डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे तो क्या होगा, x और z है नहीं तो 0 1 एंड क्या लिखोगे, यहां फिर लिखोगे आप 0, ये हो गया आपका, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 7/3। ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज,
हम बी और सी में से इक्वेशन को देख लेते हैं। तो देखो बी क्या कह रहा है, इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और हमारे सी में भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलो हम सी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x + 3y - z = 5। तो यहां स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन कोसाइन तो निकालना है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3 और -1 है। तो आप पहले क्या करोगे, x के कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे, y का स्क्वायर करोगे और z के कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे। कंपोनेंट को हो या कोफिशिएंट को। 2 2 = 4 प्लस 9 प्लस 1, तो क्या आ गया √14। अब √14 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2/√14 x प्लस 3/√14 y एंड माइनस 1/√14 z = 5/√14। तो यहां डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया 2/√14 3/√14 एंड माइनस 1/√14 and perpendicular distance here 5/√14। तो स्टूडेंट्स ये 3 डायमेंशनल। इस चैप्टर को अगर मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ बता दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। सो आई होप कि आप ये समझ में आ गया होगा आपको। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 11.3 में 3 क्वेश्चंस थे। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले इसलिए सेकंड बताया कि वो डायरेक्ट फॉर्मूले पर था। थर्ड उसके बाद बताया क्योंकि वो सीधा इक्वेशन लिखा हुआ था, उसको कार्टेशियन फॉर्मेट में करना था। और फर्स्ट इक्वेशन लास्ट में बताया क्योंकि वो कार्टेशियन फॉर्मेट दिया था, डायरेक्शन रेशियो पता करना था, डायरेक्शन कोसाइन पता करना था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना था।